दुबई में जब आप गए तो आपने बताया कि आपकी जॉब नहीं हुई थी, आपने वहाँ जाके जॉब सर्च की। ये बड़ा नहीं मिल सकते थे, तो मैंने सोचा कि दुबई में क्यों ना जाके जाएं, और उसमें जो पैसे मिल रहे थे वो लाखों थे। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि यार अभी दुबई पर रहते हैं तो दुबई में चलते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो। आप वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे और यहाँ पर एक फर्म जॉब कर ली। इसको कैसे बताएंगे? क्या ये रैंडमली डिसीजन किया या इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई सीख है? नहीं, फ्री में तो नहीं कह सकते, उसका एक बैकग्राउंड था, बट आप कह सकते हैं कि टॉपअप हो गया उसके ऊपर। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो एटलीस्ट भी आप इतना तो जाने कि हर साल गुजरते साल के एक्सपीरियंस के साथ आपका 500-700 तो इंक्रीमेंट आपको मिल रहा हो तो ही आप जाएं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हमारे साथ बहुत काम के आदमी मौजूद हैं। दुबई में आई कैप का जो यूएई चैप्टर है उसके चेयरमैन भी हैं, और सबसे ख़ास बात ये एक दर्द रखने वाले इंसान हैं। लोगों की मदद करते भी हैं और करना चाहते भी हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो यूएई जाते हैं और उनको वहाँ पे हेल्प चाहिए होती है जॉब के हवाले से, तो मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि ये बड़े हेल्पफुल हैं। हम वेलकम करते हैं सर नफर हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। सर जी, आप बड़ी ब्लेसिंग है बहुत से लोगों के लिए, और मुझे पता है बहुत से लोगों का जो आपको बड़ी दुआएं देते हैं, क्योंकि आपने एक नए मुल्क में जब कोई बंदा जाता है और उस वक़्त वो कोई सहारा ढूंढ रहा होता है, तो ऐसे मौके पर आप जब लोगों की सपोर्ट करते हैं और उनके रोज़गार लगते हैं और वो फिर सारी उम्र सैलरीज लेते हैं और उस लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो उसमें आपका बड़ा की रोल होता है और वो आपकी इज़्ज़त भी बड़ी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल ये है कि जब कोई भी इंसान होता है, जब किसी भी हार्डशिप पे गुजरता है और फिर जब वो इस पोजीशन में होता है कि अब उसको पे बैक करने का मौका आता है, तो वो सोचता है कि जो हार्डशिप मैंने गुजारी हैं वो दूसरों को ना फेस हों। तो यही मोटिव था इसके पीछे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को अकोमोडेट सकें। माशाल्लाह सर। आज तो आपकी बात होगी। सबसे पहले नफर हुसैन बचपन में जब छोटा सा था तो बहुत लाइक फाइक बच्चे थे। स्कूल कौन सा था? कोई बड़े हाई फाई स्कूल से पढ़े? बैकग्राउंड क्या है? प्लीज़ थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी, बैकग्राउंड बहुत बड़ा तो नहीं है। हमारा घर एक आप कह लें कि एक कॉर्नर पे है जहाँ से 8 किलोमीटर उसके बाद जंगल है, और फिर एक प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव के पास, कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पे। तो वहाँ से भी मैंने अपना प्राइमरी किया। इलाका कौन सा है आपका? बेसिकली आप कह लें कि उसका नाम बस्ती जंडल है, जहाँ पे हमारा गाँव है, और जंग में है ये। उसकी तहसील अहमदपुर सियाल है, मौजा गुदारा है बेसिकली। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और प्राइमरी मैंने वही घर के जो पास स्कूल था वहाँ से किया। फिर जो मिडल, और फिर जो मिडल के लिए फिर तकरीबन हमारे घर से कोई 4-5 किलोमीटर दूर एक मिडल स्कूल है, वहाँ पे हम फिर पैदल जाते थे और आते थे, और वहाँ पे मैंने मिडल किया। और देन एक टर्निंग पॉइंट आया। अल्लाह के एक नेक बंदे ने मेरे वालिदैन से मिले और उन्होंने बोला कि अगर अपने बच्चे को कुछ अच्छा कराना है तो एक फ्रांड मॉडल स्कूल के नाम से एक झंग में एक इदारा है, उसमें फिर मुझे किसी ने गाइड किया, मैं वहाँ पे गया। अब और उसकी एक ऑब्वियस रीज़न थी कि अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों में उतना डेफिनेट स्टैंडर्ड नहीं है। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट बट दैट इज़ रियलिटी। तो फिर क्या हुआ कि और उससे लोग, अगर हमारे क्लास में अगर 50-60 बच्चे थे तो 1-2-3 लोग आगे निकलते थे, बाकी सारे लोग रह जाते थे। तो फिर मुझे जो एक ब्लेसिंग आप समझ लें, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, कि मुझे उन्होंने फ़ुरान में दाखिल कराया। आल्दो कि अगर मैं अपने उसमें देखूं तो तीसरी क्लास तक आई वाज वेरी नॉर्मल स्टूडेंट, लेकिन उसमें मुझे एक छोटा सा लीडरशिप रोल मिला, एंड दैट वाज कि जो हमारे टीचर ने 2 सेगमेंट बनाए एक क्लास के, और एक नलायक का और एक लायक का। और जो नलायक थे उनमें से मैं कंपैरेटिवली बेहतर था, तो मुझे उनका लीडर बना दिया। अच्छा। तो दैट वाज बेसिकली वो उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, वो जो मतलब अब जो नलायकों का जो लायक होता है बच्चा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे जब उसको पढ़ाने का मौका मिला तो दैट बेसिकली वाज टर्निंग पॉइंट के मैं एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट से भी एक शानेक स्टूडेंट बना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी 5वीं में भी
पोजीशन आई, फिर मैं अपना जब मिडिल में गया, जो कि हमारे घर से मैंने जैसे बताया कि तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पैदल जाते थे और वहाँ पे फिर टीचर्स की आइज़ में आ गया, फिर फरहान में चला गया और फरहान इज वाज बेसिकली ये टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे गया, डेफिनेटली बहुत पूरे इलाके से, उस इर्द गिर्द इलाके से स्टूडेंट आए होते हैं। दैट बेसिकली वहाँ से मैंने मैट्रिक भी किया और एफएससी भी किया। और इसमें मुझे अगर मैं इसमें देखूं कि आगे बढ़ने का जो 2-3 फैक्टर में से एक फैक्टर तो डेफिनेटली ये एक फरहान है। दूसरा जो मेरे वालिद साहब का एक होता है ना कि वो हर बंदे को बताते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो वो जो आप कह लें कि एक तारीफ़ का एलिमेंट होता है ना, दैट बेसिकली वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल टू मूव फॉरवर्ड। तो फिर एफएससी किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हर बच्चे की एक यूनिक स्टोरी होती है सीए में आने की। क्या आपने पहले प्लान कर लिया था मैट्रिक एफएससी में कि मैंने सीए में ही आना है, या आपकी भी कोई डिफरेंट यूनिक स्टोरी है कि आप सीए में अचानक से आ गए? बेसिकली मेरे भाई जो बड़े हैं, आल्दो कि हमारी फैमिली में, हमारे इलाके में शायद को बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मैट भी लेस दैन 1-2% लोग हों जो कि पढ़े लिखे हैं। बट मेरे ख्याल है हमारे ख़ानदान में ख़ासतौर पे फर्स्ट जो था मेरे भाई था जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की और देन मैंने उनसे कंसल्ट किया कि आप जो है वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आल्दो कि मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया और उन्होंने बोला कि अगर ज़िंदगी में इसने कुछ एक्सेप्शनल करना है तो फिर इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, तो सीए में आना चाहिए। तो दैट वाज बेसिकली एडवाइस जो लोगों ने दी, या फिर उस पर जो है ना फिर भाई ने मुझे कहा और फिर मैं जो है वो सीए में आ गया। सर सीए में आपके इलाके में तो यकीनन सीए नहीं हो रहा था, आप जनाब लाहौर शिफ्ट हुए सीए करने के लिए। यहाँ पे हॉस्टल्स में रहना, कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे हैं, कैसे एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल लाइफ का ख़ास तौर पर? डेफिनेटली हॉस्टल के अपने चैलेंजेस थे। ख़ास तौर पर आपको पता बिजली नहीं आती है, तो फिर उसका हम एक जो एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो दैट गिवन मी बेनिफिट एज वेल कि मैं सुबह जाता था, सुबह उठ के लाइब्रेरी में और सारा दिन लाइब्रेरी में रहते थे। 12 बजे जब लाइब्रेरी बंद होती थी तो आके सोते थे और सारा दिन इतनी पढ़ते रहते थे सारा दिन। तो शाम को आके बिजली नहीं भी होती तो फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि बिजली है या नहीं, तो नींद आ जाती थी। तो मेरा ख्याल है वो दैट जो ब्लेसिंग थी मेरे लिए तो लाइब्रेरी थी कि मैं सुबह शाम वहाँ लेता था, बिजली का मसला भी नहीं होता था, पढ़ाई भी हो जाती थी और रात को सुकून से नींद भी आती थी। वो लाइब्रेरी ठोकर न्याज भी एक बार लाइब्रेरी है, तो आप वहाँ से यानी अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन में हैं तो वहाँ से उधर कैसे जाते थे? बेसिकली पैक की लाइब्रेरी थी। अच्छा। तो ज़्यादातर तो सीए इंटर तक अगर हम देखूँ तो सिर्फ पैक की लाइब्रेरी यूज़ करते थे और पैक ने बीच में एक और उसमें एडिशन भी किया था कि 24/7 भी उन्होंने जो है ना वो लाइब्रेरी ओपन कर दी थी उन दिनों में। तो मेजर तो पैक ही यूज़ करते थे। फिर डेफिनेटली जब मैं ये सीए फाइनल में गया तो फिर रहते थे यही फिरदौस मार्केट, बरकत मार्केट और ये तो जो बरकत मार्केट में आई कैप की लाइब्रेरी है फाइनल में फिर वो यूज़ करते थे, लेकिन सीए इंटर में सिर्फ पैक ही यूज़ करते थे। ज़बरदस्त। आपने कैफ लेवल पर सीधे पास होते गए सीए में, या कैफ लेवल में कोई फेलियर भी देखा? डेफिनेटली मॉड्यूल ए मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया, बी में मैंने 2 पेपर दिए और एक पास हो गया और सर 2 पास हो गया और 1 फेल हो गया फर्स्ट टाइम। आदो के जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल तीसरी क्लास से तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल से स्टूडेंट था, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द करियर में एक पोजीशन ऑर्डर था। दैट वाज द फर्स्ट फेलियर फॉर मी कि जहाँ मैंने 3 पेपर दिए और 1 फेल हो गया। ठीक। तो आई वॉज लिटिल क्राइंग कि यार ये ऐसे हो सकता है। आल्दो कि हमने डेफिनेटली जब मैं सीए में आता है, कोई बच्चा भी आता है तो लोगों को जो है ना वो बताया जाता है कि इसमें फेलियर भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो मैं रो रहा था, फिर मैंने ये मेरे जो भाई थे माशाल्लाह से मेंटोर भी हैं आप कह लें, तो फिर मैंने इनसे बोला, उन्होंने बोला हाँ मुझे लोगों ने बताया था फेलियर होता है, कोई मसला नहीं है, आप इसको करें। उसके बाद फिर मैंने सी मॉड्यूल दिया तो बी का एक पेपर निकल गया, सी सारा फेल हो गया। और यानी ग्रुप आज का ग्रुप बी कह लीजिए। हाँ जी। तो इन नटशेल मेरे जो 5 अटैम्प्ट्स में मॉड्यूल डी के ए पेपर के अलावा, सॉरी मॉड्यूल सी के ए पेपर के अलावा मॉड्यूल डी हो गया था 5 अटैम्प्ट्स में। और फिर जो बीसी बेस पेपर है उसने मेरी 3 अटैम्प्ट्स लगी जो कि 6वीं 7वीं और 8वीं बनी। टोटल मैंने 8 अटैम्प्ट्स में किया। ज़बरदस्त सर, ना हारना और कोशिश करते रहना ही सीए की खूबसूरती है। और लेकिन एक मसला ये आ जाता है कि जब आपका एक पेपर रह जाता है ना तो आप डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि अब आपने करना क्या। उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज किया?
मेरा ख्याल है ये कि जो टीचर्स होते हैं, मैं सुहेल जफर राना साहब से पढ़ा हूँ BCBS, तो एक तो मोटिवेट रखने का ये होता है कि आप जब भी, मैं इवन भी आप आम रूटीन में मैं बोलता हूँ कि आप जब अपने आप को बिजी करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कम परेशान होते हैं चीज़ों में। तो द गुड पार्ट इज़ कि मैंने जो है ना वो जितनी भी अटैम्प्ट दी ना उसको मैंने क्लास लेके दिया, चाहे वो पैसे देने पड़ते थे या नहीं देने पड़ते थे, जो भी था। लेकिन हर दफ़ा मैं जब क्लास लेता था फिर लाइब्रेरी में पढ़ता था तो एटलीस्ट मैं एक मोटिवेट रहता था कि क्लास ली, फिर उसी तरह से उसी रूटीन में रखा। तो रूटीन में रहने की वजह से कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ डेफिनेटली जब आपका एक ही पेपर 2 अटैम्प्ट्स में फेल हो, तीसरे में निकला ना, तो उसमें फिर डेफिनेटली वो आपको एक पेन तो होती है, बट डेफिनेटली जब आप अपने को मसरूफ़ रखते हैं तो इट्स कोई ज़्यादा दो बातें यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि जब आपका सिर्फ एक ही पेपर था, पहली बार फेल हुआ, ओके, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार आपका एक ही पेपर था और वो फेल हुआ तो आप बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए होंगे। क्या क्या महसूस किया और फिर अपनी हिम्मत कैसे बांधी? महसूस तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया ना कि डेफिनेटली अब उसमें फिर मैं कहीं एक टाइम पे ये भी सोचने लग गया था कि मैं कहीं आर्टिकल स्टार्ट करूं। फिर आर्टिकल की कोशिश करने की कोशिश की, उन्होंने बोला CA इंटर नहीं होगा, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं है, रजिस्टर भी नहीं होता, तो ये तो फारिग हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने आपको और जगहों पे चीज़ों में मसरूफ़ किया। जब एक पेपर था तो मैंने एक कुरान सेंटर बनाया इधर, तो उसको चलाता रहा। फिर एक संडे स्कूल बनाया जिसमें मैट्रिक और मैट्रिक तक जो बच्चे थे उनको मैं टेंस पढ़ा रहा था और मैथ पढ़ा रहा होता था। तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ किया, अपने साथ में अपनी पढ़ाई को किया, तो बस चीज़ें इस तरह चलती गई। आपको पता है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं, क्लासें ले रहे होते हैं, तो टाइम तो फिर फ्लाई करता हो। इतना मुझे को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली नहीं फील हुआ, क्योंकि एक रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कभी, और फिर आप एक रियलिटी भी एक्सेप्ट भी करते हैं कि इसमें फिर समटाइम आप कुलीग को भी देखते हैं, अच्छा वो कि उसका भी ये हो गया, इसका भी हो गया। इवन आई नो फ्यू स्टूडेंट जिनका इवन मॉड्यूल D तक जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला, इवन E भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला, और फिर उनके जो F में जो है ना वो 6-7 अटैम्प्ट्स लग गई। तो डेफिनेटली एक रियलिटी जो है ना वो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, तो बस उस पर आप फिर एक यूज्ड टू हो जाते हैं, आप कह लें। अच्छा सर, आपने जब कैफ पास कर लिया, मैसेज आ गया, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया मैं पास हो गया हूँ, तो उसके बाद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपकी 8 अटैम्प्ट्स लग चुकी थी तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा बिग 4 तो नहीं था, या आपका कोई रेफरेंस था और आपको उम्मीद थी कि मेरा बिग 4 में हो जाएगा? मेरा डेफिनेटली मेरा रेफरेंस नहीं था। आई ट्राइड के लोगों से मैं कांटेक्ट करूं, बहुत से लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, और एक जो मैंने नई चीज़ सीखी, और दैट बेसिकली वाज फर्स्ट टाइम जहां मैंने सोचना शुरू किया कि आपको लोगों के लिए कंट्रीब्यूट भी करना है। तो उसमें मैंने क्या किया कि तकरीबन कोई आई थिंक 30-40 स्टूडेंट थे जो हम आलमोस्ट राब्ते में रहते थे कि भाई फ़लाँ जगह पे आर्टिकल चले गए, अब ख़त्म हो गए हैं, तो शुरू हो गए हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, वहाँ पे अप्लाई करें। अगर मेरा नहीं हुआ तो दूसरे को रेफ़र कर दिया, मेरा कोई रेफरेंस है तो उस जगह में उसके अटैम्प्ट्स वो 6 हैं, आप मेरी 8 हैं, तो मेरा नहीं हो रहा तो मैंने आपको रेफ़र कर दिया। तो इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से चलते गए, और फिर एक हमारे इलाके के लड़के थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल बैकवर्ड इलाका है, और उस तरह से कोई बहुत से लोग जाने के ना वो आपको अवेलेबल नहीं है, कोई शहरों में आए और वो करे। तो हमारा एक BCom लड़का था, वो जॉब कर रहा था किसी जगह पे, तो उन्होंने अपने CFO से बात की, और फिर उन्होंने हमारे पार्टनर मुश्ताक कंपनी में पार्टनर से बात की, और फिर आर्टिकल मिल गए। बल्कि उससे पहले भी एक और फॉर्म में भी हुए थे, और लेकिन लोगों के मशवरे के बाद फिर मैंने सोचा कि मुश्ताक कंपनी इज़ बेटर देन। बिल्कुल सही, मुश्ताक एंड कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, और कहीं ना कहीं लाइफ में आज भी सोचते हैं तो ख्याल आता है कि यार बिग 4 होता तो शायद फ़र्क पड़ जाता। देखिए मतलब एक डेफिनेटली आप डिफरेंट जॉब्स में देखते हैं बिग 4 और बिग 4, लेकिन मैं एक चीज़ जो सोचता हूँ वो ये है कि आप किसी स्टेज पे किसी चीज़ में भी आपके पास, अभी हम एक ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि आपको कभी भी किसी में कोई भी स्पार्क आ जाए ना तो वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इवन आप छोटे फॉर्म से आर्टिकल करते हैं या बड़े फॉर्म से आर्टिकल करते हैं, बट मैटर इज़ फर्स्ट चीज़ जो मैटर करती है वो है क्वालिफिकेशन, कि आप अगर बिग 4 से हैं और क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें हैं। इस तरह से आपको
काम के लिहाज से आप अच्छा काम सीखते हैं। सम टाइम बिग फोर में भी मैंने लोगों को देखा है वो सिर्फ एक सेगमेंट पे या एक बैंक की ब्रांच पे बैठे हैं और पूरे सारे आर्टिकल ख़त्म हो जाते हैं। तो छोटी फर्म का डेफिनेटली एक अपना फ़ायदा है कि आप एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद द गुड पार्ट फॉर माई फर्म वाज के दे नेवर स्टॉप कि आप क्लास ना लें, आप लेट सीटिंग करें और इस तरह से, तो हमेशा क्लासेस उन्होंने लेने दी। दैट वाज अ गुड पॉइंट। शायद अगर मुझे लगता है कि हर चीज़ ब्लेसिंग होती है, अगर मुझे लगता है कि शायद मैं बिग फोर में जाता या उसमें से जाता तो शायद मैं प्रॉपर क्लासेस ना ले पाता। तो वहाँ पे एक बड़ा एक्सपोर्टिव इन्वायरमेंट था कि आप क्लास लेने जा रहे हैं तो कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं। तो मैं हमेशा क्लास लेता था और फिर साथ साथ पढ़ता गया और अल्लाह ने करम किया और मेरे ख्याल में आर्टिकल में मेरे सारे दो पेपर के अलावा सारे पेपर पास हो गए थे। यानी आप इस यकीनन एक ब्लेसिंग साबित हुई आपके लिए ये फर्म, और उसमें आपने मेहनत की। लेकिन फर्म में रहने वाले लोग जो है ना, वो ज़्यादातर इस चीज़ का शिकवा ज़रूर करते हैं कि सब बड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है। और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जी सर हमें हमारे लिए फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, हम क्या कहते हैं वर्क स्ट्रेस काफ़ी होता है, और तीसरे नंबर पे पेपर का प्रेशर भी होता है। अब इन चारों चीज़ों को कैसे मैनेज किया आपने? देखिए मेरा ख्याल ये कि आपका गोल, अगर गोल आपने कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जितनी आपकी उसके साथ कमिटमेंट होगी उस गोल के साथ या उसके साथ, तो ये चीज़ें फिर मुझे लगता है कि इतनी मटेरियल नहीं रहती हैं। ये सारी चीज़ें कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास स्ट्रेस है, मेरे पास ये है वो चीज़ें अल्टीमेटली जब आप गोल के साथ कमिटेड होते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं। आपने समटाइम देखा होगा कि लोग मैं मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है कि हम काम में बैठे हैं और हमें शायद ये भी याद नहीं रहता कि दोपहर खाना भी खाया कि नहीं खाया। ठीक है, आपने भी क्लास में कभी इस तरह से होता है, जब आपने जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसके साथ आपकी कमिटमेंट हो जाती है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो, तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस अपने वो जो गोल है अल्टीमेटली जो वो अचीव करना चाहते हैं, और उसमें सिर्फ दो ही गोल हैं, उसमें आपको काम सीखना है और आपको क्वालिफाई करना है आर्टिकल के दौरान। अगर इसके साथ आप सिंसियर हो जाएँ, कमिटेड हो जाएँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो शायद उन लोगों का मसला है जो कि शायद इससे इतना जो है ना मुझे लगता है कि कमिटेड शायद नहीं है दोनों चीज़ों से, काम सीखने के लिहाज से और फिर अपनी क्वालिफिकेशन के साथ। अच्छा, मैंने आजकल के दौर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है और बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकात होती है जो फर्म्स में मैनेजर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं कि आज जो बच्चा है वो ये सोच के है कि मैंने सिर्फ क्वालिफाई करना है, और ना वो काम दिल से करता है ना सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है। क्या आपको लगता है सिर्फ क्वालिफाइड होना और काम ना आना नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है। और इसमें भी मैं अगर हमेशा लोग लेट सेटिंग करते थे, हमारी फर्म में भी कुछ लोग से लेट सेटिंग करते थे, लेकिन मुझे जो मैंने उस वक्त जो रियलाइज़ किया कि मुझे अगर वर्किंग आवर्स में अगर मैं सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखूँ ना, और मैं अपने काम पे फोकस करूँ, सुबह जाऊँ शाम तक जाऊँ, और तो मैं काम भी सीख जाऊँगा, मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और सोशल मीडिया को अगर मैं सिर्फ छोड़ दूँ और फिर मैं उसके बाद मेरे पास टाइम है, अगर मैं पढ़ूँगा तो डेफिनेटली मैं क्वालिफाई भी कर जाऊँगा। तो मेन चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये जो हमारे सोशल मीडिया सारा दिन आप सपोज फेसबुक यूज़ करेंगे, आप चीज़ें देखेंगे, मूवी देखेंगे, इस तरह से भी लोग कर रहे होते हैं आर्टिकल में, और फिर आप फिर ना तो आप काम सीखेंगे। देखें ये आई कैप का प्रोसेस है, और डेफिनेटली जिसने भी ये बनाया वो बड़े सोच समझ के बनाया कि आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट भी डालना है, और साथ को आपको आप 3-4 चीज़ें अगर करते हैं ना, आप अपना एक तो आप ये करें कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें अपने वर्किंग आवर्स में। उतना वर्किंग आवर्स में आप सोशल मीडिया से दूर रह के काम करेंगे, आप काम सीख जाएंगे। कमिटेड हो काम के साथ, डिटेल वर्किंग करें, मतलब इस तरह से जैसे होता है ना कि भाई बस गुजारा वो वाला काम ना करें। जितना आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करें, सही से काम करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। दैट इज़ इनफ टू लर्न। अलॉन्ग विद दिस, उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास है उसमें आप क्लास लें, लाइब्रेरी को ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है कि कंबाइंड स्टडी हो सकती है तो कंबाइंड स्टडी करें। इससे एक नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको लगता है कि 2-4 लोग जैसे मेरे पास होते थे कि वो क्लास नहीं ले पाते थे, मैं उनको पढ़ा देता था, तो आप पढ़ा दें, तो ये इतना दैट इज़ इनफ टू क्वालिफाई एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने जब आर्टिकल्स कंप्लीट किए तो आपके 2 पेपर रहते थे, उसके बाद जॉब सर्च की या जॉब शुरू की या पहले पेपर पास करने पे फोकस किया? डेफिनेटली जब आर्टिकल ख़त्म हो गए तो ऑब्वियस सी बात थी कि मेरे अक्टूबर में आर्टिकल ख़त्म हुए, तो वन थिंग आई डिड के इंस्टेड ऑफ दिस के मैं अक्टूबर में अपने जॉब तलाश करना शुरू कर दूँ। आई जस्ट वेटेड फॉर दिसंबर अटैम्प्ट, जिसमें टोटल मेरे 4 पेपर रहते थे।
तो दिसंबर में अटैम्प्ट दी और फिर मैंने जॉब सर्च की। और उसमें भी दुबई में जाने का भी एक यही था कि जब हम सीए में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें लाखों मिलेंगे जी। तो सीए इंटर में लाखों नहीं मिल सकते थे। तो मैंने सोचा कि दुबई में क्यों ना जाके जाएं, और उसमें जो पैसे मिल रहे थे वो लाखों थे। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि यार अभी दुबई पर रहते हैं तो दुबई में चलते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो काम करते हैं। जैसे ही आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए, आपने यहाँ पे जॉब नहीं की, आप दुबई चले गए? जी दुबई चले। अच्छा, दुबई में जब आप गए तो आपने बताया कि आपकी जॉब नहीं हुई हुई थी, आपने वहाँ जाके जॉब सर्च की। ये बड़ा ट्रिकी है कि वो बच्चा जो दुबई चला जाता है, क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है, और ये वो सवाल है जो आप जिसका बेस्ट आंसर कर सकते हैं। मुझे अभी जैसे यहाँ पे भी होता है, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी के जितने भी इश्यूज होते हैं ना, वो आप अगर इंसानों के साथ अच्छी नेटवर्किंग करते हैं ना तो आपके सारे इश्यूज हल हो जाते हैं। दैट्स मेरा जो एक बेसिक, जितनी भी हमारी जॉब सीकर के हवाले से एक्टिविटी रहती है ना, वो ऐसी होती है कि हमने कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करना है। आप जब कनेक्ट कर देते हैं तो मसले हल हो जाते हैं। वही अप्रोच मैंने अडॉप्ट की जो मैंने आर्टिकल में की थी कि 30-40 लोगों के साथ मिलकर आर्टिकल तलाश किए। उसी तरह से मैंने वहाँ पे गया तो मैंने वो लोग तलाश किए, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, लिंक्डइन पे जाके, डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाके वो लोग तलाश किए जो कि यहाँ से जॉब सर्च करने गए हुए थे। तो उसी तरह से मैं कहीं इंटरव्यू देने जाता था, मेरी जो भी मैं सीखता था वो मैं बाकी लोगों को पास ऑन कर देता था। अगर कोई मेरी जॉब, मैं कहीं इंटरव्यू देने गया हूँ और मेरी जॉब नहीं हुई तो मैं दूसरे को पास ऑन कर देता था। तो इस तरह से एक हमारी एक सिनर्जी क्रिएट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक मेजॉरिटी जो चंक था जो हम इकट्ठे गए थे, मेजॉरिटी कहूँगा तो शायद सारे लोग जो है ना उनकी माशाल्लाह से एक जॉब हो गई। ये तो मेरा वहाँ पे जाने का। उसके बाद डेफिनेटली जब इस हार्डशिप पे गुजरे और फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट जॉब देन आई स्टार्टेड टू कंट्रीब्यूट जॉब सीकर्स, और फिर डेफिनेटली इवॉल्व करते गए। अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो एक बड़े स्केल पे, बड़े डिफरेंट तरीके से जो है ना वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपने वहाँ पर जॉब हो गई, जॉब करने लग गए, एक अच्छे मल्टीनेशनल ग्रुप में वहाँ पे जॉब की। अच्छा, किस पॉइंट पर आपने सोचा कि बस काफ़ी है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या घर वालों ने पुश किया और आप जो हैं जब आपने शादी की, और ये कैसे डिसाइड किया कि भी क्वालिफाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं? उसमें डेफिनेटली मैं अगर अपने बात बताऊँ तो माइंडली तौर पे तो मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे अर्ली एज में शादी करनी है। दैट इज़ एंड इस स्कूल ऑफ थाट से ही मुझे एक था ब्रॉट अप, और वो मुझे लगता था कि यार शादी बहुत डिले नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस इंतज़ार में था कि मैं कमाने वाला हो जाऊँ और फिर मैं करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी वहाँ पे गया तो मेरे एक 1.5 साल मैंने वहाँ पे गुजारा, और अनफॉर्चुनेटली उसमें पेपर भी दोनों पास नहीं हुए। फिर मैंने शादी की, और जैसे शादी की उससे अगली अटैम्प्ट जो है वो मैंने दी और पेपर पास भी हो गए। शादी आपके लिए ब्लेसिंग हो गई, शादी के साथ आपको क्वालिफिकेशन फ्री में मिल गई? नहीं, फ्री में तो नहीं कह सकते, उसका एक बैकग्राउंड था, बट आप कह सकते हैं कि टॉपअप हो गया उसके ऊपर। ज़बरदस्त। आपने फिर उसके बाद, शादी के बाद जब आप दुबई गए हैं तो फैमिली को साथ लेके गई हैं? काफ़ी अर्सा आपने खुद वहाँ पर रहे हैं और फिर उसके बाद फैमिली को बुलाया? नहीं, फैमिली को मैं बिल्कुल साथ, जैसे मैंने शादी की फ़ौरन मैं फैमिली को लेके गया, और उसके लिए भी मुझे उसने स्टडी में बहुत सपोर्ट किया। यानी कि जैसे शादी की उसमें लेके गया, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो, जैसे आप बहुत सी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे होते हैं। आपने देखा है एज ए बैचलर यू नो बेटर देन मी, एवरीवन जो कि हॉस्टलाइज है, जो बाहर से आता है, उसको पता है कि क्या एक एज ए इंडिविजुअल आपको करने पड़ते हैं चीज़ें। वो आप यू में चले जाएँ, जहाँ पे भी चले जाएँ, वो आपको करने पड़ते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें जो है ना वो आपकी मैनेज होना शुरू हो गई। एक इमोशनल सपोर्ट, एक मोटिवेशन, एक आपको एक जिम्मेदारी आप कह लें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी। तो उसने डेफिनेटली आपको और ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मोटिवेट किया कि आप जो है ना आपको क्वालिफिकेशन करनी चाहिए। बट डेफिनेटली बाकी बाद में साथ साथ जैसे मैंने बोला कि शादी एक ब्लेसिंग थी, उस ब्लेसिंग की वजह से फिर डिफरेंट ऑप्शन ओपन होते गए। और मतलब मुझे याद है कि जब मैं शादी की और मैं घर तलाश कर रहा था वहाँ पे, तो कुदरती ऐसा हुआ कि मेरी जो मुझे रेजिडेंस मैंने ढूंढी, जो कि मुझे नहीं था पता, वो बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने थी और मुझे नहीं पता था। और तो मैं घर एक तो जो बैचलर वाली जो चीज़ें थी, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, वो जहाँ छूट गई, साथ में सामने लाइब्रेरी मिल गई। और फिर मुझे 1 साल के बाद छुट्टियाँ भी ड्यू थी, फिर मैंने छुट्टी ली, फैमिली के साथ मैं वापस आया और पेपर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई हो गया उस टाइम। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने फिर उसके बाद पहली जॉब जो की है वो तो आपने कॉर्पोरेट में की है, दूसरी जॉब आपने फर्म में की है।
अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम कि आप जॉब को स्विच करें, और आपने सिर्फ जॉब स्विच नहीं की बल्कि एक ऑल टुगेदर एक सिस्टम स्विच कर लिया कि आप वहाँ पे एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे और यहाँ पर एक फर्म जॉब कर ली। इसको कैसे बताएंगे? क्या ये रैंडमली डिसीजन किया या इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई सीख है? डेफिनेटली कहीं ना माइंडसेट में ये था कि अगर आपने फर्म स्टार्ट करनी है तो आपको दोबारा से किसी फर्म में आना पड़ेगा और जॉब तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस आपने यही करना है। आप अप्लाई करते हैं, आप इसमें भी एक इवन मेरी जो ये वाली जॉब थी जिसके पीछे भी एक स्टोरी ये है कि आई बिलीव नाउ आई फाउंड वर्ड वन गिवर्स गेन। तो होता ये था कि मैंने जैसे बताया कि 2016 से जैसे मैं यहाँ से गया, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि मैं कैसे अभी हम जॉब सीकर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ मैं जॉब सीकर को सपोर्ट करता रहता था। इवन मेरी जो फर्स्ट जॉब थी उसके 15-20 दिनों के अंदर भी मैंने अपनी कंपनी में भी दो जो है ना वो लोग लगवाए थे। तो इसी मेरी कोशिश थी कि कोई ना कोई जो है वो मैं जो लोग जॉब सर्च करने आ रहे थे उनको सपोर्ट करूँ। तो एक इवेंट था आई कैप का, वहाँ मैं गया और इस तरह से एक लड़का आया हुआ था क्वालिफाइड, तो उसकी जॉब चली गई। तो मैंने लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा था कि कोई जॉब हो तो बताइएगा, कोई जॉब हो तो बताइएगा। तो इस तरह से एक बंदे के पास, एक फर्म के ऑनर के पास जो है ना मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने बोला कि कल इसको आप इंटरव्यू के लिए भेज दें। तो वो कल इंटरव्यू के लिए गया और वापस आया तो मुझे ऑनर की कॉल आई कि यार ये बंदा हमें सूटेबल नहीं है, और जिसको मैंने भेजा था उसने मुझे बोला कि नफर भाई मेरे मिजाज को ये सूट नहीं कर रही है। तो बस इधर बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन मुझे उनकी कॉल आई कि भाई आप खुद क्यों नहीं आ जाते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू देने गया और पहले से डबल पे सैलरी हो गई। तो मैं अभी लोगों को ये बोलता हूँ कि यार सम टाइम, अभी मैं एक बंदे से डिस्कस कर रहा था कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें तो आप दूसरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें और आगे बढ़ाना शुरू कर दें। तो एंड दैट आई एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस जॉब एज वेल कि मैं दूसरे की प्लेसमेंट के लिए कोशिश कर रहा था और अल्लाह ने मेरा जो है ना वो नॉट सिर्फ मुझे उस फर्म में दोबारा से इंडस्ट्री से निकाल के फर्म में डाला, बल्कि वहाँ जाके मैंने जो है वो साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट की सीखा कि क्या क्या दिया जा सकता, क्या क्या यहाँ पे सेल किया जा सकता है, कैसे सेल किया जा सकता है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, वो मैंने सारा सिस्टम उससे सीखा। और उसमें एक जो मेन चीज़ थी कि मैं शायद ये नहीं सोचता था कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं ये सोचता कि मेरा एम्प्लॉयर ऐसे कितना ग्रो करेगा। एंड मैंने पूरी कोशिश की और एक टाइम था कि मैं शायद सैलरी से भी 2 टाइम जो है वो बिजनेस ला रहा होता था उस फर्म में। एंड दैट इनेबल मी कि मैं एक टाइम पे आकर सोचूंगा यार अच्छा ओके मुझे अपनी फर्म अभी जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा, फर्म स्टार्ट करने का सोचा, समझ भी आ रही है, काम भी मिल रहा है और वो काम आप नेक नियति से अपने एम्प्लॉयर को दे भी रहे हैं। मैंने आपके साथ बात करते हुए 2-3 चीज़ें बड़ी नोट की हैं। एक तो ये कि आप नेक नियत आदमी हैं, लोगों की दिल से हेल्प करना चाहते हैं, और चूँकि नेक नियत है और लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपकी मदद अल्लाह कर देता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के ना मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपके अंदर देखी है कि आप मुख्तलिफ तरह के लोग, बैकग्राउंड के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो बाज़ुक़ात ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको नहीं समझ आती, लेकिन आपने जिस तरह भी बताया मुझे तो ऐसे लगा कि मैक्सिमम लोग जिस तबीयत के भी हों आप उनके साथ मिल जाते हैं। 30-40 लोगों के साथ अगर आपने नेटवर्क बनाया तो 30-40 लोग नहीं हो सकता कि आपकी तबीयत के मुताबिक हो। अपनी तबीयत के मुखालिफ पर्सनैलिटी के बंदे को कैसे टॉलरेट करते हैं? मेरा वही एक चीज़ देखें, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेन ए पर्सनल थिंग्स तो फिर डेफिनेटली आपकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। आपसे मैं इसलिए मिलूंगा कि आपसे मुझे बेनिफिट है, और किसी दूसरे से मैं हेट करना शुरू कर दूंगा या कि मेरा बेनिफिट उससे नहीं है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ इनके लिए, सबके लिए कुछ करें, तो फिर ये सब चीज़ें शायद उतना मटेरियल नहीं रहती हैं, बिकॉज आपका जो गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो समथिंग डिफरेंट है। वो जो आपको, इवन जब मैं अभी जॉब सीकर की बात भी कर रहा था तो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप मैसेज करेंगे कि सर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय जॉब। अब आपको समथिंग फील होगा कि भाई मैं तो यहाँ नहीं बैठा हूँ सिर्फ आपकी जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली वो फिर आपको एक, आपका मिशन क्या है कि यू हैव टू असिस्ट द पीपल कि वो लोगों को जॉब मिले। तो वे फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आपको ओवर द पीरियड लोगों से इंटरेक्ट करके आपको सब्र देता है। और फिर वो जो आपका बेसिकली मेन गोल है ना, वो आपको जो है ना फिर वो एडजस्टमेंट खुद से आ जाती है उससे।
अच्छा सर, आप दुबई में कैसे लोगों की जॉब ढूंढने में मदद करते हैं? एक बंदा है जो दुबई पहुंच गया है, वो आपको कैसे अप्रोच कर सकता है और आप उसकी कैसे मदद करेंगे? जी, एक तो ये है कि स्टार्ट में तो ऐसा था कि मैं जो लोग भी जाते थे, आप कोई बंदा भी उसका नंबर देता था, उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। और ओवर द पीरियड डेफिनेटली इंगेजमेंट बढ़ने के साथ साथ जो है ना, मैंने इसके लिए एक स्पेशल नंबर लिया है जॉब सीकर्स के लिए, और उसके लिए एक बंदा रखा है जो उसको मेंटेन कर रहा होता है जॉब सीकर ग्रुप को। और फिर हम डिफरेंट एक्टिविटी, वो नंबर जो है बहुत से लोगों के पास होता है, उससे नंबर से लोग अप्रोच करते हैं। हमने डिफरेंट कैटेगरी के ग्रुप बनाए हुए हैं। वो लोग जो कि सपोज CA के हैं और विजिट वीज़ा पे हैं, उनके लिए अलग ग्रुप है। इस तरह से बाकी प्रोफेशन, अकाउंटिंग प्रोफेशन के जो लोग हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप है। वो लोग जो कि सेकंड जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए, जिनकी यूई का एक्सपीरियंस हो गया है, उनके लिए एक अलग ग्रुप है। जो फिर 10,000 से ऊपर सर्च कर रहे हैं, उनके लिए अलग है। फिर इससे 40,000 से ऊपर जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप है। तो इस तरह से हमने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो स्पेशलाइज हो गए हैं इस मामले में, जितनी कैटेगरीज आपने बताई हैं। ऐसे ये हुआ था कि हमने स्टार्ट में एक किया, तो होता ये था कि किसी कोई बंदा है, वो अगर 5,000 की जॉब आएगी तो वो उस पर भी अप्लाई कर देगा, और 15,000 की जॉब आएगी तो उस पर भी अप्लाई कर देगा। तो फिर वो जब हम एम्प्लॉयर के पास भेजते थे तो बोलता था, यार अब इतना जूनियर को आपने 15,000 वाली भी भेज दिया या 20,000 वाली भी भेज दिया। तो फिर हमने थोड़ा सा पहले एक ग्रुप बनाया था, फिर हमने इसको डिवाइड किया कि कुछ लोगों की विजिट वीज़ा वालों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग। तो हम जब स्टार्ट में क्वेश्चन भेजते हैं कि आपका सपोज नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपका ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो ये चीज़ें हम, वीज़ा स्टेटस क्या है, इस तरह की चीज़ें हम पूछते हैं। और फिर हम रेलिवेंट ग्रुप में उसको ऐड करते हैं, जो कि ओवर द पीरियड हमने लर्न किया। पहले एक ग्रुप ही था। तो फिर होता क्या है कि हम अब कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, जैसे आज भी आप मेरा लिंक्डइन देखें तो मैंने जो है ना वो किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे पास सर्कल में कोई भी जॉब आ रही होती है, तो वो हम ग्रुप में डाल रहे होते हैं, वहाँ से CV उस नंबर के थ्रू हम जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, उस एम्प्लॉयर तक पहुँचा रहे होते हैं। तो एक तो इस तरीके से। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेट ग्रुप है, उसमें 600 मेंबर हैं, 1000 मेंबर्स है, किसी में कुछ डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो उसमें फिर डिफरेंट लोग भी और भी शेयर करते रहते हैं, फिर वो लोग भी डेफिनेट एम्प्लॉयर तक पहुँचाते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सम टाइम डिफरेंट गैदरिंग करते हैं, लाइक कभी बारबेक्यू कर लिया, और वो भी पहले हम सिर्फ जॉब सीकर करते थे, या कभी गोल्फ क्लब में बुला लिया, कभी डिनर पे बुला लिया, कभी इस तरह से, कभी ये टोस्ट मास्टर क्लब में बुला लिया। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को बुलाते हैं। और जब वो लोग आ रहे होते हैं तो पहले हम सिर्फ जॉब सीकर को बुलाते थे, अब हम क्या करते हैं, जॉब सीकर को भी बुलाते हैं और जॉब होल्डर को भी बुलाते हैं। जैसे क्रिकेट में बुला लिया मिसाल के तौर पे, तो उससे हमें जो पहले क्या होता था कि हम जॉब सीकर को बुलाते थे, उनको गाइड कर लेते थे और उनकी प्रोफाइल कलेक्ट करके फिर हम अपने सर्कल में शेयर कर देते थे, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे ब्रॉडकास्ट बना के, ऐसे हम लोगों से शेयर कर देते थे। फिर किसी ने मुझे कहा कि यार आप जॉब सीकर को तो कनेक्ट करते हैं, उसका अपना ही फ़ायदा होता है उसमें लोग डेफिनेट समटाइम एक दूसरे की दोस्तियाँ भी हो जाती हैं। एक जगह किसी की जॉब हुई नहीं हुई तो वो दूसरे को रेफ़र करता है, दूसरा तीसरे को रेफ़र करता है, एक दूसरे का इंटरव्यू ले लेते हैं, मिल के पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी बन जाती है ना। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि यार आप जॉब होल्डर को भी साथ लें, जो कि डिसीजन मेकर है, जिसने जॉब देनी है। देन वी थाट के हमने फिर ये बारबेक्यू, फिर हमने क्रिकेट या गोल्फ या इस तरह की जो चीज़ें फिर हमने ऐड की। उसमें फिर हम करते हैं, जैसे रिसेंटली हमने बारबेक्यू किया, तो हमने क्या किया कि जॉब होल्डर भी आ गए और जॉब सीकर भी आ गए। तो जॉब होल्डर जो थे वो बारबेक्यू बना रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो जॉब सीकर थे उनको हमने प्रॉपर गाइड कर दिया कि मिसाल के तौर पे आपको जॉब लेने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, उसके बाद जो है अगर आपकी जॉब हो जाती तो फिर आपको अपने आगे करियर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस तरह के हम एक गाइडलाइन दे दी, या इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम 2 लोग बुलाते हैं, वो उनको गाइड कर देते हैं। फिर हम उनको खाना खिला देते हैं। फिर हम उनको ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं। उसमें मिसाल तौर पे 10 का ग्रुप बना है तो 4-5 जॉब सीकर हो जाएंगे, 4-5 जॉब होल्डर हो जाएंगे। देन वी से देम कि भाई आप बैठें और गपशप लगाएं कि आप कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो वो फिर उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो मेंटोर मिल जाते हैं, जिनके 5 जॉब होल्डर हैं तो वो डेफिनेटली एक मेंटोर का किरदार अदा करते हैं। उस वक्त भी उनको गाइड करते हैं और बाद में भी उनके नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जब भी वो किसी ने इंटरव्यू पे जाना है वो कॉल करता है कि सर मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, वो उसको गाइड कर देता है। जब उसको कोई जॉब पे ऑफ़र होती है तो भी वो कंसल्ट कर लेते हैं इसमें मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो उससे, और फिर जो वो सर्कल बना होता है तो जो जॉब सीकर होते हैं वो भी एक दूसरे को रेफ़र कर रहे होते हैं। तो उससे जो है वो हमें, हमारा जो पहले वाला इम्पैक्ट था वो मल्टीप्लायर हो गया
कि वो जॉब होल्डर उधर होते हुए उनको गाइड, पर बाद में मेंटोरिंग और वो सारा कुछ। और फिर हम इनकी सबकी प्रोफाइल कलेक्ट करके बोलते हैं, सबको बोलते हैं जो इतने पार्टिसिपेंट होते हैं। सपोज लास्ट में आई थिंक 170 लोग आए थे, तो हमने 170 लोगों को बोला कि आपने 10-10 लोगों से शेयर करना है। तो 170 10 तो 1700 हो गए। 1700 लोग, तो 1700 वो लोगों तक प्रोफाइल पहुंच गई जो कि मैं 10 को भेजूंगा तो मैं 10 को भेजूंगा जो मेरा मैसेज इग्नोर नहीं करते। तो अब वो 1700 एक्टिव लोगों तक पहुंच गई, तो उससे डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत से लोगों की जॉब आती है। इवन जब हम शेयर करते हैं तो सिर्फ उन लोगों को अकोमोडेट नहीं होते, बल्कि कोई बंदा वापस आता है बोलता है आपने जो प्रोफाइल भेजी है ना इसमें वो बंदे उस तरह के बंदे नहीं हैं जो मुझे चाहिए। तो फिर हम वो दोबारा ग्रुप्स में आते हैं और वहाँ से जो है ना वो CV दोबारा लेके फिर उनको भेज देते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान से, अच्छा ये तो एक पूरी दुनिया जो आपने दुबई में आबाद की हुई है। अच्छा हम पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिसने आर्टिकल्स किए और जिसके पेपर पास नहीं है वो दुबई जाना चाहते हैं। एक वो जिसने आर्टिकल्स किए हैं जो क्वालिफाइड है और वो दुबई जाना चाहता है। अभी इन दोनों लोगों की जॉब नहीं हुई। और एक वो जो पाकिस्तान में जॉब कर रहा है और वो बाहर जाना चाहता है। ये लोग, जो लोग CA क्वालिफाई कर चुके हैं, ये आर्टिकल्स कंप्लीट और बाहर जाना चाहते हैं, इनको यहाँ से फ्रॉम द स्क्रैच क्या क्या करना चाहिए कि वो बाहर जाएं और उनकी जॉब में आसानी हो? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली इनका जो फर्स्ट स्टेप है ना वो है कि आप डिग्री अटेस्ट करें। ठीक है। और डिग्री भी कैसे अटेस्ट होती है, मतलब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैं यहाँ बता देता हूँ ग्रेजुएशन पे खास तौर पे ग्रेजुएशन हमारे यूएई में जाके खास तौर पे आपके कैरियर जो है पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका प्रोफेशनल वीज़ा ही नहीं लगता, स्किल्ड वीज़ा ही नहीं लगता अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है। सेकंड, अगर आपके पास जॉब हो गई है, आपकी 30,000 सैलरी है और आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं जो कि 10 साल का होता है, आप वो लेना चाहते हैं, आपको 30,000 सैलरी के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन होगी तो ही गोल्डन वीज़ा मिलेगा। अच्छा। फिर तीसरी जो है अगर आप वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने FBR में अपने आप को अगर रजिस्टर कराना होता है टैक्स प्रैक्टिशनर, तो वहाँ पे अगर आपने अपने आप को टैक्स प्रैक्टिशनर बनाना है तो आपको एक डिप्लोमा करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। सही। फिर इवन आपके पास अगर अपने ऑडिट राइट्स लेने हैं तो ऑडिट राइट्स लेने के लिए भी आपको वहाँ पे यूएई फर्म का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप होम कंट्री का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वहाँ पे सिर्फ 1 साल चाहिए होता है। और उसके साथ साथ आपको जो UECA है उसकी फेलो मेंबरशिप लेनी पड़ती है, 3 पेपर आप देने होते हैं और वो आपको मिल जाती है। और फिर आपके पास IFAC मेंबरशिप कोई ना कोई होनी चाहिए, जैसे CA इसमें से वन ऑफ देम है। और एक जो मेन रिक्वायरमेंट है जिसमें हम बहुत से लोग हमारे लैक करते हैं वो है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन नहीं होती, फिर उसके बाद फिर लोग जो है अपनी लोकल को हायर करते हैं, उसके नाम पे फॉर्म बनाते हैं। वो एक रिस्क भी होता है क्योंकि सारी नाम उसके नाम पे होती है जी। तो आई वुड इनकरेज खासतौर पे जो हाल कि मैं भी जब CA कर रहा था तो मुझे ये रोका गया था कि अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फिर आप डी-ट्रैक हो जाएंगे और शायद CA को छोड़ दें। पर मुझे लगता है कि वो फैक्ट अपनी जगह पे है किसी हद तक, लेकिन अगर आप यूएई में खास तौर पे जा रहे हैं तो देयर इज़ नो चॉइस कि आप ग्रेजुएशन छोड़ दें। आपको ग्रेजुएशन करनी है, जिस तरह से भी करनी है, वो आप पैरेलल करते हैं। आप डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पक्ष मौजूद हैं, ICAP ने भी कुछ किए हुए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने भी किए हुए हैं, बट आपको अल्टीमेटली जो है वो ग्रेजुएशन करनी है। तो एक तो ये है। और फिर जो ग्रेजुएशन जो होती है उसको अटेस्ट कराना है, आपको रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से अटेस्ट कराना है, फिर आपको फॉरेन ऑफिस से, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से कराना है, फिर यूएई एम्बेसी से कराना है, और वहाँ के फिर यूएई में जो फॉरेन ऑफिस है यूएई का अपना, वहाँ से अटेस्ट कराना पड़ता है। तो एक तो जो है वो आपको पास डिग्री होना चाहिए। दूसरा डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल कनेक्टिविटी बहुत काम आती है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो वहाँ पे जाके जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो। देखिए हर एक के वहाँ कोई ना कोई जानने वाला होता है, ठीक है, तो आप कनेक्ट होंगे, उनके जानने वालों तक भी आपकी रीच पहुँचेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं लोगों को बोलता हूँ यार सपोज 10 जॉब सीकर भी आपस में कनेक्ट हो गए हैं ना, और उनके 10 के जानने वाले भी 10 और हैं जो कि एक्टिव हैं, वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो आपके बेसिकली 10 लोगों के पास 100 बंदों का नेटवर्क आ गया। yes. ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जितने जॉब सीकर जहाँ से जा रहे हैं या वहाँ जॉब सर्च करें, डिफरेंट सोशल मीडिया से वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ आप देख सकते हैं कौन से लोग हैं, तो वो आपको प्रोफेशनल नेटवर्क जो है ना वो अपना इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसमें डेफिनेटली टीचर्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, फिर आप सर्च करें, इधर से बैठ के सर्च करना शुरू करें कि सपोज़ आपके फर्म के कौन से लोग हैं। सपोज़ आपने PwC से आर्टिकल किए हैं तो PwC के लोग वहाँ पे कहाँ पे हैं, तो लिंक्डइन से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे किसी XYZ फर्म से आपने आर्टिकल किए हैं तो वहाँ पे आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके जिससे भी डाखाना आपको लगता है मिलाने से आपको हेल्प मिलती है, तो आप कोशिश करें यहाँ से बैठ के वो डाखाना
आप पहले से तलाश कर लें और आप जो है वो उनको कम से कम बता दें। तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो हर बंदा हेल्प करेगा, बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो रही होगी, कोई आपको गाइड कर देगा, कोई आपको XYZ से मिलवा देगा कोई। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो जैसे डेफिनेटली आपके वहाँ पे जैसे ICAP है, तो वहाँ ICAP का यूथ चैप्टर है, आप क्वालिफाइड हैं तो आप ज़रूर उनसे रब्ता करें। इवन स्टूडेंट भी कर सकते हैं डेफिनेटली, ICAP की वेबसाइट पर उनके सबके नंबर्स होते हैं, वो सब चीज़ें। इस तरह से डिफरेंट बहुत प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, तो सारे ACMA है, इस तरह से सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप जाने से पहले एटलीस्ट कोशिश करें कि आप उस नेटवर्क में को ज़रूर अप्रोच करें कि वहाँ पे इस तरह का जो भी, ताकि आपको वो एक सपोर्ट मिल सके। उसके साथ साथ जो है वो आप वो एरिया तलाश करें जहाँ पे आपको टेक्निकली अपने आप को साउंड कर लें। मिसाल तौर पर आप टेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि जहाँ से यूई का टेक्स्ट पढ़ें, उसका लेबर लॉज को पढ़ें। आप अगर मिसाल तौर पे ऑडिट में जाना चाहते हैं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज़ कर लें, IFRS को रिवाइज़ कर लें। तो जो वो चीज़ें जो आप, और इवन मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि यार यहाँ से बैठ के जाने से पहले आपको कम से कम 1 महीना जो है वो जॉब पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दें, अपर फाइल्स बना लें, वो सब चीज़ें कर लें। तो आपके लिए जो है ना, जो वहाँ पे जाके आपने वो करना है, वहाँ यहाँ से बैठ के कर लें। तो ये चीज़ें अगर आप कुछ कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पे जाके जॉब सर्च करने में आसानी होगी। इसमें एक चीज़ जो आपने बताया, ये जो सारी अप्रोच है ना, ये उनके लिए है जिन्होंने आर्टिकल ख़त्म कर लिए हैं, वो क्वालिफाइड है या फिर CA इंटर है। अच्छा, ऐसे लोग भी जाना चाहते हैं सम टाइम जो लोग सेटल हो गए, यस, ठीक है, और उनके लिए ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। द रीज़न क्या है कि उनकी बेसिक उनके साथ बहुत सी ज़रूरियात वाबस्ता होगी जो उनको फुलफ़िल करना है। उनके बच्चे हैं, उनका एक सेटल है, अच्छी गाड़ी है, कहीं अच्छे घर में रहते हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर खुदा ना खासा यहाँ जॉब छोड़ के गए, जॉब छोड़ के नहीं जाते तो फिर यहाँ से बैठ के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर वहाँ नहीं जाते तो डेफिनेट चांसेस ऑफ हायरिंग कम हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा एक वन वर्ड मेरे पास उनका आंसर नहीं है उनके कैरियर के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये है जो मैं उनको एडवाइस करता हूँ, ये है कि आप डिफरेंट वहाँ पे पेड फोरम्स हैं, लाइक रिक्रूटमेंट फोरम्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उसका पेड वर्जन ले लें। फिर आप अपने बैच फॉलोअर्स को देखें, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कुछ थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ाएं। फिर जो मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपकी जो है ना यहाँ से वो जो है वो जॉब हो जाए। तो ये इस तरह के तरीके कुछ आप यूज़ करके आप जा सकते हैं। बट एक इसलिए मैं थोड़ा सा लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने खासतौर पर गल्फ़ की मार्केट में जाना है तो जितना करियर के स्टार्ट में जाएंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप करियर के, मैं अभी जो मिसाल तौर पर मेरे बैच का कोई बंदा होगा वो भी जाएगा ना अभी, तो उसको वही 15-20 हज़ार ही मिल रहा होगा, जिसमें उसकी सर्वाइवल शायद ना हो पाए, फैमिली को शेप ना कर सके, बच्चों को ना लेके जा सके, और उसके शायद 15,000 में उसके 15-20 हज़ार में उसके एक्सपेंसिव भी पूरे ना हो सके। तो आप करियर के स्टार्ट में जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि खुदा ना खासा आपकी जॉब चली गई, इस तरह के सिनेरियो हो गए, तो फिर तो आप वैसे ही उसमें हैं, ज़ीरो पे हैं, तो आप जाएँ, आप कोशिश करें, आपको जॉब हो सकती है। यहाँ पर एक बंदा 5 लाख सैलरी ले रहा है, कितनी सैलरी की ऑप्शन हो यूएई में तो मूव करना चाहिए? देखिए, मुझे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ज़रूरियात होती हैं। कोई किसी को सुजुकी बड़ी अचीवमेंट लगती है, और किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, किसी को शायद स्टूडियो भी गुजारा हो जाए उसका, और किसी का शायद 3 बेडरूम में भी गुजारा ना हो, किसी को 1-2 मरले घर में भी गुजारा हो सकता है, और किसी को कनाल में भी उसका लगता है छोटा घर है। तो ये तो डेफिनेटली हर एक की अपनी ज़रूरियात हैं, उसके हिसाब से एक माइंडसेट है, और उसके जिस तरह से उसने अपना ब्रॉट अप किया है। एक कैलकुलेशन में जो मैंने ओवर द पीरियड लोगों को गाइड करता हूँ कि एटलीस्ट आपको 5 टाइम्स मोर मिलना चाहिए यूएई में। जितने एक्सपेंसेस हैं, आप दूर गए हैं, ताकि आपके एक्सपेंसेस भी रीज़नेबली मीट हो सकें, और आप कुछ ना कुछ सेव भी कर सकें, आप प्रदेश में रह रहे हैं, तो कम से कम 5 टाइम्स तो आप ज़्यादा मिले तो ही आपको जाना चाहिए। यानी 5 लाख अगर पाकिस्तानी है तो 25 लाख पाकिस्तानी मिल रहा, उधर तो जाना चाहिए। अब कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 33,000 दिरहम्स बनते हैं, तो तकरीबन 33,000 की। जो बंदा यहाँ 5 लाख ले रहा है उसको वहाँ पे 33,000 दिरहम मिले तो जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि रिलेटिवली जो फ्रेश है, जहाँ पे उसके लिए तो मैं शायद 5 टाइम मल्टीप्लायर हो सकता है, और उसको जाना भी चाहिए। लेकिन जो एडवांस स्टेज पे चला गया 5 डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट अकाउंट को 5 लाख नहीं मिलते हैं। जी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं उनके लिए ये फिगर मल्टीप्लायर वेरी कर सकता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और वो सब चीज़ें, क्योंकि दिस इज़ फैक्ट कि आप वहाँ से जाएंगे तो आपका करियर उस लेवल से स्टार्ट नहीं हो सकता जिस लेवल पे आप यहाँ पे हैं। सही, ठीक है। तो फिर आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें शायद जैसे मैं अब अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप यूएई में हैं तो कम से कम आपका जो है ना वो इंक्रीमेंट जो है ना वो कुछ 2-1 हज़ार तो लगना चाहिए हर साल, ठीक है। अब मैं क्वालिफाइड बंदे की बात करूँ, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो एटलीस्ट भी आप इतना तो जाए ना कि हर साल गुजरते साल के एक्सपीरियंस के साथ आपका 500-700 तो इंक्रीमेंट आपको मिल रहा हो तो ही आप जाएँ वहाँ। इसका मतलब अच्छा, दूसरे नंबर पे एक फैक्टर ग्रोथ का भी है। यंग बंदे को ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो बंदा यहाँ पे मेच्योर हो गया वो वहाँ पे जाके एक सीट पर बैठेगा तो शायद उसको बहुत जल्दी ग्रोथ ना मिले। नहीं देखें आपको जो भी काम करते हैं ना, आप में उससे कुछ गट्स सीखते हैं जो कि आपको जब भी कभी मौका मिलेगा आप जो एक आप ग्राउंड बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, लेकिन ओवर द पीरियड फिर आप वो जो गट्स हैं वो चीज़ों को यूज़ करके आप डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन आप जो स्टार्ट में लोग जाते हैं आई कैन सी के 2 साल के बाद कम से कम उनका 50% इंक्रीमेंट तो लग ही जाता है। ये रेशो शायद जितना आप ऊपर जाएंगे ऊपर जा मतलब बड़े लेवल पे यहाँ पे पहुँच गए हैं और फिर वहाँ पे जाएंगे तो ग्रोथ उस तरह से शायद नहीं होगी। द रीज़न मैंने जैसे बताया ना कि आपको कोई भी बड़ी पोजीशन अगर मिसाल तो मैंने वहाँ पे CFO लगाना है आपको, ठीक है, ना आपको बैंकों का पता है, ना आपको पता है फाइनेंसिंग कैसे मिल सकती है, और ना आपको नाम्स का पता है, वहाँ पे वर्किंग स्टाइल क्या है, सब चीज़ें क्या है, तो उसमें आप फेमिलराइज होने में आपको शायद टाइम लगेगा। जो कि फ्रेश बन जाता है तो डेफिनेटली उसको CFO को लगाता भी नहीं और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। तो वो जाएगा, वो एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो लेट जाएगा उससे ज़्यादा होगी। अच्छा सर, एक वो बच्चा जिसने कैफ पास किया और वो अपनी आंखों में ख्वाब से जाए बैठा है कि आई कैब ने जो है वो फ़ौरन आर्टिकल शुरू कर दिए और इंशाल्लाह मैंने दुबई में जाकर ही आर्टिकल करने हैं, लेकिन हम जब रियलिटी में देखते हैं तो इस तरह की कोई मूव अभी तक नज़र नहीं आई है, कोई ऑफ़र हुए नहीं आर्टिकल्स दुबई के। इसके वजह से क्या अपडेट है आपके पास, बीइंग द चेयरमैन ऑफ आई कैप यूएई चैप्टर? जी, आई कैप ने डेफिनेटली आर्टिकल वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। दे सेट द क्राइटेरिया कि आपको पहले वहाँ के फर्म्स को जो है वो रजिस्टर्ड करना है अपने आई कैप के साथ और फिर दे कैन हायर द पीपल। उसमें डेफिनेटली प्रैक्टिकली कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे आई कैप माशाल्लाह काम कर भी रहा है। लाइक वन चैलेंजेस इज़ के उसमें आप एक लाइसेंस के अंदर पार्टनर ऑनर होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेट जैसे मैंने बोला कि आपको ग्रेजुएशन नहीं होती तो जो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं मिलता। अगर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं मिलता तो फिर आप जिसको प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं है उसका फर्म में अपना पार्टनर नाम नहीं लग सकता। तो ये एक चैलेंज है जो कि आई कैप ने थोड़ा सा इसको ओवरकम करने की कोशिश की है कि अगर आप पास अकाउंटिंग फर्म या दूसरी फर्म भी है तो भी वहाँ पर जो है वो आप स्टूडेंट ले सकते हैं। वन रिक्वायरमेंट है कि आप पोस्ट 10 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि डेफिनेटली आप एक बच्चे को यहाँ से लेते हैं और राह है, आपने देखा होगा कि हम कोई बच्चा को हायर करते हैं तो हम पहले दिन क्लाइंट पे नहीं भेजते, वो 4-5-6 महीने तो वो फर्म के कल्चर से फेमिलियर होता है, चीज़ों को सीखता है। अब यूएई में क्योंकि लिविंग कास्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के, आप पहले तो 8-10 हज़ार वीज़े पे लगेगा, फिर आप कम से कम कुछ इतना पे करना पड़ेगा कि वहाँ पे एक इजीली सरवाइव कर सके, रह सके। वो अपने आप कम चांस होगा कि लोग यहाँ के वालिदैन जो है ना वो उनको फीड करेंगे और वहाँ पे रहेगा, कम होगा, ठीक है। तो वो जो बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए भी जो एक आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए ना, वो भी एक ज़्यादा अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है पाकिस्तानी टर्म में सिग्निफिकेंट, और उधर के टर्म में भी एक एम्प्लॉयर के लिए सिग्निफिकेंट है। और ख़ासतौर पे वो लोग जो वहाँ पे डिफरेंट यानी कि मास्टर कर लिया, उधर से कुछ और क्वालिफिकेशन कर ली और वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो वो आप उस जो शायद मिनिमम नीड से भी कम उनको आप पे करते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं। तो मैं अभी यही आई कैप से भी डिस्कस कर रहा था कि कुछ ना कुछ पीरियड आप अलाउ करें जिससे लोग यहाँ पे ट्रेन हों और फिर वहाँ पे जाएं, ताकि वो राह ना हो, उनको कम से कम इस पोजीशन में हो कि आप उसको इंडिपेंडेंट क्लाइंट पे भेज सकें। तब जो है वो डेफिनेटली फर्म्स के लिए जो है ना वो ये अट्रैक्टिव बनेगा और वो अपने आप को रजिस्टर भी कराएंगे और फिर स्टूडेंट्स को हायर करेंगे। अच्छा, अब आहिस्ता से हम देखते जा रहे हैं कि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स भी यूएई जा रही हैं। क्या यूएई गर्ल्स के लिए सेफ़ है, और क्या अगर एक लड़की बेटी को आर्टिकल करने हैं तो क्या आप सेफ समझते हैं कि वो अकेली चले जाए यूएई और जॉब कर ले? एक तो डेफिनेटली की अपनी पर्सनल डिसीजंस भी हैं, कुछ लोगों को ये सूट करता है, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म प्लान्स ऐसे होते हैं कि उनको यूएई में जाकर सेटल करना होना है, तो उनके लिए शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, दूसरे के लिए शायद रिलेटिवली कम हो सकता है।
किसी ने फर्स्ट टाइम घर से जाना है तो उसके लिए बहुत चैलेंज होगा, जब किसी ने जो पहले हॉस्टलाइज है शायद उसके लिए रिलेटिवली आसान हो। मेरे गांव से अगर फीमेल लाहौर में रहती है या फिर दुबई में रहती है तो माइट भी उसके लिए इंडिफरेंट हो के वहाँ पे जाना है। दुबई कोई इतनी बड़ी लंबी फ़्लाइट भी नहीं है, आप जा सकते हैं। आप एक पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल नियर बाय एक गुड मार्केट है। बाकी अगर आप यूएई के इन्वायरमेंट की बात करें, वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करें या वहाँ पे रहने के लिए या सेफ्टी के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है फॉर एवरीवन एंड डेफिनेटली फीमेल इज़ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी बेटी को मौका मिलता है जॉब का तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है वहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये कि आप अपनी माशाल्लाह फर्म चला रहे हैं और 5 साल से ज़्यादा हो गया आपको अपनी फर्म चलाते हुए ANK ग्लोबल के नाम से। सवाल ये है कि जो बंदा वहाँ पर अपनी फर्म बनाने का सोचता है उसको क्या वो वहाँ आइडियल ये है कि वो पहले वहाँ पर जॉब करे किसी फर्म में या स्ट्रेट अवे अपनी फर्म बनाने की कोशिश शुरू कर दे? दोनों अप्रोच हो सकती हैं, ये डिपेंड्स करता है कि कौन कितना रिस्क लेना चाहता है। और आपको सर्वाइवल के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको। मुझे लगता है कि जब भी कोई फार्म या कोई भी आप किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपकी बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी, दूसरा आप वो काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं और आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो सकती हैं तो माइट बी आई वुड सजेस्ट कि आपको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक दूसरा तरीका होता है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरी बेसिक नीड्स वैसे पूरी नहीं हो सकती अनलेस कि मेरे पास सेविंग हो। और दूसरा ये है कि मैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहा था और मैं डायरेक्ट चला जाता तो शायद मैं उस तरह से ना कर सकता। तो फिर मैंने एक फर्म को ज्वाइन किया एंड देन आई ओन दैट फर्म एंड मैंने उसमें अपनी विजिबिलिटी पे काम किया, अपने उस पर कनेक्टिविटी पे काम किया, उनमें बिजनेस डेवलपमेंट में उनके पर इन्वॉल्व हुआ, उनके प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि मैंने उसे हर वो एफर्ट की जिससे वो मेरी फर्म जो है वो ग्रो कर सकती थी और दैट बेसिकली हेल्प मी। और फिर एक चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं ना लाइफ में, अब उन लोगों से रब्ता करें जिन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है। मिसाल के तौर पे आज मैं टीचिंग करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 4-5 टीचर से मिलना चाहिए और उनसे मशवरा लेना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें मैं कर लूँ कि मैं एक टीचर सक्सेसफुल टीचर बन सकता हूँ। इसी तरह से आप बिज़नेस की बात करूँ तो आप अगर आप फर्म बनाना चाहते हैं, आप देखें कि आप ऐसे लोगों को से रब्ता करें, उनसे लोगों से मिलें जो ऑलरेडी चला के बैठे हैं। तो उससे क्या होगा कि मैं भी ऐसे किया, मैंने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए, उनसे मिला और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। एक तो मुझे पता चला कि अच्छा ओके, जो तो मेरी फर्म सर्विस दे रही थी वो तो दे ही रही थी। दूसरा ये है कि मैं जब उनके पास किया तो मुझे कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन भी मेरी हुई। मिसाल तो एक एक्स सर्विस में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है लेकिन दूसरी फर्म की थी तो हमने कोलैबोरेटिव अप्रोच से जो है ना उसको क्लाइंट को पिच किया। फिर और मैं क्या क्या बेच सकता हूँ मुझे उससे अंदाज़ा हुआ। किसी ने मुझे गाइड किया कि भाई ऐसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसी इतनी प्राइसिंग होनी चाहिए, आपने इस चीज़ पे तवज्जो देनी है। तो जब मैं डिफरेंट, इसको आप कंपटीटर भी बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं जो लोग इसमें आगे सक्सेसफुल हो गए हैं, आप उनसे मशवरा करें, उनसे मेंटोरशिप लें। और ऑटोमेटिकली जब मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं 10-15 लोगों से इस तरह के लोगों से मिला और अलॉन्ग विद दिस मैं कोई तकरीबन इतनी नंबर्स के साथ जो है ना वो लोग जो मेरे पोटेंशली मुझे असाइनमेंट जहाँ से मिल सकती थी तो उनसे मिला। जब मैंने सबसे मिला तो मुझे वो स्टार्ट में लग रहा था यार ये बड़ा इम्पॉसिबल है। मैं इवन 6-7 महीने अपना जो रिज़ाइन था ना वो मेरे आउट बॉक्स में होता था कि आज सेट करूँगा और फिर फॉर्म शुरू करूँगा, आज सेंड करूँगा। लेकिन जब इन लोगों से मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इस तरह से आप जो है ना वो मेंटोरशिप पे काम करें, आप उनसे भी मेंटोर लें जिनको आपकी सर्विस चाहिए और उनसे भी मेंटोरशिप लें जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। एंड आई स्टार्टेड, एंड जब मैं सबसे मिल चुका था तकरीबन मुझे इतने क्लाइंट क्लोज हो चुके थे जो मेरी बेसिक नीड पूरी हो सकती है। देन आई स्टार्टेड। ज़बरदस्त। अच्छा सर, यूएई में आप फैमिली के साथ रहते हैं, यूएई में कितना टफ़ है फैमिली के साथ रहना, बच्चों की एजुकेशन, फैमिली लाइफ? आप आम रूटीन में पाकिस्तान में जैसे किसी रिश्तेदार की तरफ चले गए, वहाँ पे भी क्या उस तरह दोस्तियाँ हो जाती हैं और एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी बंदा गुजार लेता है? अब एक तो चीज़ मुझे ये लगता है कि एज ए ह्यूमन नेचर जहाँ आप थोड़े हो जाते हैं ना वहाँ आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। तो दैट सेम अप्लाई टू यूएई एज वेल। जी जी। क्योंकि यहाँ आप जिस हर दूसरे बंदे से मिलते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी है तो आप बहुत से लोगों को आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक टू वर्ड्स जो आपकी वो एक कॉमन चीज़ें हैं उसकी तरफ आप जो है ना वो करते हैं। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट मेरा ख्याल है कि दुबई मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मैं पाकिस्तान से दूर हूँ। इतने कनेक्शंस हैं, इतनी फैमिली जानने वाली हैं, इतने लोगों से आना जाना होता है।
तो कोई मुझे इशू नज़र नहीं आता है। बाकी वो उन लोगों के लिए शायद डेफिनेटली चैलेंजेस हो सकता है, जो लोग, मैं तो क्योंकि आर्टिकल के फ़ौरन बाद गया तो स्टेप बाय स्टेप मेरी जैसे मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ी तो मेरी साथ में इनकम भी बढ़ गई। लेकिन आप जहाँ पे अपना करियर सेटल कर देते हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, फिर आप जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। अच्छा, आप जो है वो जो यूएई टैक्सेशन का जो लॉन्च किया कोर्स आई कैप ने, आप उसको भी हेड कर रहे हैं, वो क्या है और क्या स्टूडेंट्स को वो करना चाहिए? बेसिकली मैं इसमें अगर देखूं तो डेफिनेटली मैं एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं जॉब सीकर को, बल्कि इससे भी मैं अगर देखूं तो मैं जब बचपन से भी मैं एक स्टार्ट ऑफ सोशल वर्कर था। मैं इवन बचपन से सोचता था जब मेरे पास पहला लाख आएगा तो मैं एक एनजीओ बनाऊंगा जो कि बच्चों को पढ़ाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी वहाँ पे अपने गांव में एक स्कूल बनाया हुआ है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारे गांव के पास के 4-5 जो गांव हैं उनके बच्चे स्कूल लाजमी जाएं, फिर वापस आते हैं, ट्यूशन उनको पढ़ाते हैं। इसी तरह से अभी मैंने सीए आई कैप को भी लेके गया था। मैंने तकरीबन 2000+ लोगों को जो है वो वहाँ पे ये करियर काउंसलिंग के लिए मैंने उनको इकट्ठा किया था, जिसमें मैंने उनको बताया कि मतलब सीए क्या चीज़ है, इस तरह से बाकी प्रोफेशन क्या चीज़ हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस तालीम के अवेयरनेस के ऊपर जो है ना वो थी। तो फिर मैं दूसरी एक तो एजुकेशन थी, फिर मैं जॉब सीकर को फिर मैंने जैसे बताया कि मैं सपोर्ट कर रहा था, ख़ास तौर पे मैं यूएई में जाने के बाद तो और बहुत ज़्यादा किया। तो मुझे एक चीज़ जॉब सीकर्स को मुझे लगी कि जैसे मैंने इवन आपने उसमें सचिन में बताया कि पहले बताया कि आपको जाने से पहले क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि आपको टेक्निकल जो चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली ना उनको सीख लें। तो मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कोशिश करता था कि मैं कोई ना कोई ऐसा सेटअप बनाऊं कि वो लोगों को वो स्किल सिखा सकूं जो कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको बेनिफिट दें। तो डेफिनेटली अभी मैं जब मैं आई कैप यूएई चैप्टर में आया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि आई कैप डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे भी इसी चीज़ को लेके कि मैं जॉब सीकर को सपोर्ट तो कर रहा हूँ, तो आने से पहले क्यों जो है वो हम लोगों को ख़ास तौर पर जो टैक्स में आना चाहते हैं उनको मैं जो है वो सिखा दूं ताकि वहाँ पे आएँ तो उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और इसके साथ साथ सिर्फ ये टैक्स कोर्स के पीछे सिर्फ ये एक लॉजिक नहीं, जो तो ये वो लॉजिक है जो कि मुझे लगता था कि मैं सोचता था जब मैं एज इंडिविजुअल काम कर रहा था कि मुझे मौका मिले तो मैं लोगों को टेक्निकली पाकिस्तान आने से पहले सिखा दूँ ताकि वहाँ पर उनको मुश्किल ना हो। इस टैक्स के पीछे डेफिनेटली कुछ और मोटिव्स भी हैं। उसमें एक मोटिव जो ये है कि आई कैन सी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही हैं। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लें, आईटी में हैं, और हमारी इक्वली दूसरे बहुत से कंट्रीज़ में अकाउंटिंग की एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं और इवन यूएई में भी हो रही हैं। तो और अच्छी बात यह है कि यूएई में जो टैक्सेशन है इट इज़ वेरी न्यू फॉर खास तौर पर इनकम टैक्स, तो इट्स अभी फर्स्ट रिटर्न भी शायद बहुत से लोगों की नहीं हुई है। तो हमारे लोग जो यहाँ इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनको इक्विप कर दें, उन फेमिलराइज कर दें उनको वहाँ टैक्सेशन के, तो यहाँ के जितनी भी फर्म्स हैं डेफिनेटली दे कैन पिच देयर फॉर एक्सपोर्ट सर्विस आपको टैक्सेशन में, और आप ज़्यादा चैम्पियन होंगे, अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे तो फर्स्ट टाइम आया ना, लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ तो आपके हर फर्म में डेफिनेटली आपके पास लड़के हैं और वो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, सिर्फ आपको उसका लोकल लॉ के हिसाब से सिर्फ फेमिलराइज करना है। तो एक इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम डिफरेंट फर्म्स विल बी एबल टू एक्सपोर्ट। फिर बहुत से डेफिनेटली फ्रीलांसर्स हैं जो कि यहाँ से बैठ के वहाँ पे अपनी टैक्सेशन की सर्विस देना चाहते हैं। फिर बहुत सी फर्म्स ऐसी हैं जो कि इन्होंने बैक ऑफिस बनाया है, जैसे हमने भी बनाया है। तो अब वो लोग को भी एक ज़रूरत है कि वो जो वहाँ पे उनको एक टैक्स में आप अगर इक्विप करते हैं, क्योंकि अभी जो खास तौर पे छोटे छोटे बिजनेस को सर्व कर रहे होते हैं ना, जिनका अपना अकाउंटेंट नहीं होता, तो उनको सिर्फ अकाउंटेंट नहीं चाहिए। आप उनको बोले मैं अकाउंटेंट सर्विस दूंगा तो वो लोग शायद आपसे ना लें। आप उनको बोलना पड़ेगा कि मैं अकाउंटिंग भी करूंगा, मैं साथ में आपका वैट भी करूंगा, मैं आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी करूंगा। तो ये इस माइंड को रखते हुए कि आपको फर्म को सपोर्ट करे, फ्रीलांसर को सपोर्ट करे, जिसमें एक्सपोर्ट में भी हो, और उसमें कहीं ना कहीं वो भी है कि जैसे मैंने जो सोचता था कि यार जो जॉब सीकर यहाँ से वहाँ पर जाना चाहता है तो उसको भी अगर हम, और ख़ासतौर पर टैक्सेशन में अपना करियर देख रहा है, अगर उसको हम पढ़ा लेंगे तो डेफिनेटली उसमें वहाँ पर जाके उसकी जॉब के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। सर, आप अपनी यूएई के तो चैंपियन हैं, कैसे करना है, कैसे आना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे जॉब करनी है, कैसे जॉब स्विच करनी है, वो आपको पता भी है, आप लोगों को बताते भी हैं। अभी राइजिंग मार्केट सऊदी अरब की है, और अगर किसी बच्चे के पास ऑप्शन हो कि सऊदीया जाना है, यूएई जाना है, तो कहाँ जाना चाहिए? एक सवाल ये है। और क्या सऊदी अरब की मार्केट अच्छी है, या आप उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं कि अगर वहाँ पर मूव किया जाए तो ठीक है?
इसमें डेफिनेटली एक तो पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। लोग आई नो वन फ्रेंड उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मैं मक्का मदीना के करीब रहूँ, तो डेफिनेटली वो एक वो भी कुछ लोगों के प्रेफरेंसेस भी होती हैं। ओवरऑल मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि दोनों मार्केट के अपने एडवांटेजेस हैं। अगर मैं सऊदी में देखूं तो आपको एंट्री करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे वीज़े का प्रोसेस, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है अगर आपने सऊदी में जाना है। दूसरा साथ साथ जो है सऊदी में आल्दो के ओवरऑल हम देखें तो यूएई से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसमें वो हमारी आबादी स्कैटर्ड है। तो मुझे लगता है कि शायद उतना सपोर्टिव सिस्टम या उतना पेनिट्रेशन करना आपके लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर यूएई में देखूं तो। यूएई में हमारे आई थिंक 1.6 मिलियन है, बट डेफिनेटली क्योंकि रिलेटिवली कम साइज़ के अंदर हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। आपको जी मैच्योर मार्केट है, मतलब उसमें मैच्योर है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि यूएई में छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैं। अगर इवन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपको ढेर सारी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर इवन पैकेज के हिसाब से देखूँ तो सऊदी में ज़्यादा पैकेज मिलता है। इवन मैं कंसल्टेंसी में देखूँ तो शायद अगर एक चीज़ यूएई में आप एक कंसल्टिंग काम जो है वो अगर एक्स अमाउंट का कर रहे हैं तो शायद आपको सऊदी में 3x 4x का मिलता है। बट डेफिनेटली उसके साथ साथ अगर मैं दुबई में देखूं तो आपको उधर फर्म बनाने से कोई 10 टाइम लेस कास्ट में आप जो है ना दुबई में अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको 7-8 टाइम मोर कैपिटल चाहिए, और जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको होना भी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर डेफिनेटली उसको कवर अप करने के लिए आपको पास उतना मेरा ख्याल है कि दोनों अपनी जगह पे हैं। फॉर मी डेफिनेटली यूएई इज़ लुक्स लाइक पाकिस्तान टू मी, बिकॉज मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे एक पाकिस्तान से करीब भी है, सऊदी भी डेफिनेटली करीब है। उसके बाद वहाँ पे इंटरेंस आसान है लोगों में, फिर इतने जैसे मिसाल तौर पे डिफरेंट हमारी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, पाकिस्तान एसोसिएशन है, आई कैप है, इस तरह से ACMA है, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी दुबई, और इस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारी जो है ना वो यूएई के अंदर लीगल सोशल सेंटर शारजा है, इस तरह के डिफरेंट लीगल प्लेटफॉर्म जो है ना वो पाकिस्तानियों के वहाँ बने हुए हैं। और आपको एक्सपोर्टिंग सिस्टम मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलता है, फैमिली कल्चर आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो है वो सऊदीया के। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बट डिपेंड्स ऑन के आपकी इन सारी चीज़ों को देख के आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। सर आप जैसे मैंने पहले कहा कि आपका माशाल्लाह अपनी फर्म चलाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब एक बंदा जो सोचता है कि मैंने यूएई में अपनी फर्म चलानी है, वो क्लाइंट को कैसे चीज़ें पिच करे, कैसे ग्रो कर सकता है वो इस कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में, यूएई की कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट? फर्स्ट तो मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया है, दोबारा मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपको उस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उनको मिलना चाहिए। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस स्ट्रेंथ को सिर्फ आइडेंटिफाई करें, उसको पॉलिश करें, उसमें आप अपनी यूनिकनेस लेके आएँ। और यूनिकनेस क्या होती है, मतलब आप भी मुझे लगता है कि 2-3 फैक्टर्स होते हैं जब वो क्लाइंट आपसे काम कराता है। फर्स्ट इज़ आपका ट्रस्ट, सेकंड इज़ प्राइसिंग, एंड थर्ड इज़ आप क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस स्पेसिफिक फील्ड में वो इस काबिल हों कि आप अपने कस्टमर को तो बेच सकें, अपने कंपटीटर को भी बेच सकें। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ जो है वो आप उसके ऊपर और ग्रिप लेने के लिए या लोगों को बताने के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं उस पर, लिंक्डइन पे, इस तरह से चीज़ें पे, तो उससे आपकी एक विजिबिलिटी में भी इजाफा होगा और आप साथ साथ आपकी स्किल्स और पॉलिश होती जाएगी। तीसरी डेफिनेटली आप अपने सर्कल में जब तक नहीं बताएंगे कि मैंने ये काम शुरू किया है, तो लोग आपसे जितना मर्जी आपकी महंगी चीज़ हो, जब तक लोगों को एक्सेसिबल नहीं होगी वो नहीं लेंगे। एक तो अपना जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि लोगों के मसाइल वो मतलब मेरे कहने का मतलब वो सर्विस मनी में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तीसरा ये कि आप लोगों को बताएं, जैसे मैं अगर आपने बताऊँ तो फर्स्ट मैं लोगों से मिला, सेकंड मैंने अपनी एक मार्केट आइडेंटिफाई की टैक्सेशन है। ठीक है, उसमें मैंने एक्सेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की,
और उससे मुझे क्लाइंट मिले। मैंने अपनी विजिबिलिटी थ्रू आर्टिकल्स लिखने की कोशिश की, प्लस मैंने अपने कंटेक्ट्स को देखा कि कौन कौन से लोग हैं जिनको मुझे इन्फॉर्म करने से कम से कम उनको मुझे किसी न किसी तरह से सपोर्ट मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, क्लाइंट मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसका ब्रॉडकास्ट बनाया और मैंने उनको बताया लोगों को कि यार मैंने ये फर्म स्टार्ट किया है। तो फिर आप जो स्टार के कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, डेफिनेटली वो लेना आपको थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता है। फिर बाद में जब आप करते हैं, और एक चीज़ जो सबसे मैं बोलूँगा कि हम आपको सोलो फ्लैट बेशक आपने अलहदा फर्म बनानी बनाएं, बट द सक्सेस इज़ इन ओनली इन कोलैबोरेशन। आपको कोलैबोरेट करना है डिफरेंट मार्केट प्लेयर के साथ, क्योंकि अभी जितनी बड़ी मार्केट है, जितनी नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं, आप अकेले समटाइम नहीं दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं कंपनी सेटअप भी दे रहा हूँ, अकाउंटिंग भी दे रहा हूँ, टैक्स भी दे रहा हूँ, ऑडिट भी दे रहा हूँ, और मैं अब सैप नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे क्लाइंट्स में सब टाइम सैप की ज़रूरत होती है, तो आई शुड हैव समवन इन कोलैबोरेशन जिससे मैं उस जो वो सर्विस को ऐड ऑन कर सकूँ। इस तरह से और बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि आप और मैंने रिसेंटली काफ़ी 2, 4, 5 लोगों से कोलैबोरेशन की, और मुझे लगा कि एंड फाइनल अगर मैं पिछले 1-1.5 साल से कोलैबोरेशन पे मैं जोर दे रहा हूँ, और मेरा इवन जो कोलैबोरेशन से जो रेवेन्यू है वो अपने रेवेन्यू से जो है ना वो तकरीबन बराबर आ गया है। तो वन थिंग इज़ कि आपको कोलैबोरेशन जो है ना वो ज़रूर करनी चाहिए अगर आपने ग्रो करनी है अपनी फर्म। तो ज़बरदस्त सर। नेटवर्क एक वो बच्चा जो नया है, कैफ लेवल पर समझ लीजिए, या बिल्कुल उसने अभी आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं, नेटवर्किंग कैसे बनाएं। जो मैंने आपका की फीचर देखा ना, जो बाकी सबसे आपको अलहदा करता है, वो ये कि आपकी नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, अपना नेटवर्क कैसे बनाते हैं। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि नेटवर्किंग का फर्स्ट टूल जो है ना वो ये है कि आप कभी बैठें और सोचें कि आप क्या क्या ऐसा आपके पास है जो दूसरों को आप अगर शेयर करेंगे, आप मिलेंगे और शेयर करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। ये आप आइडेंटिफाई कर लें, फिर लोगों से मिलें, फिर आपके लिए दुनिया की डिफरेंट है, गिवर्स गेन है। आप मिसाल के तौर पर देयर कैन बी 2 अप्रोचेस। वन इज़ के नेटवर्किंग विद द इंटेंशन टू हंट, कि मैं अली इमरान साहब से इसलिए मिल रहा हूँ कि मैं उससे कोई फ़ायदा उठा लूँ। देयर कैन बी एन अदर थिंकिंग, नेटवर्किंग विद इंटेंशन टू कंट्रीब्यूट, कि मैं अगर उनसे मिलूँगा तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो पहले जैसे आपने लिस्ट डाउन कर लिया होगा कि मैं ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ट्राई कि आप किसी भी जगह जाते हैं तो आप उसको कंट्रीब्यूशन से की नीयत से जाएं। आप जितना कंट्रीब्यूट करते जाएंगे लोग जितना आप कंट्रीब्यूट करते जाएंगे लोग आपके उतना एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। देखें मैं आपसे पैसे मांगने आता हूँ तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, मैं आपको पैसे देने आता हूँ तो डिफरेंट होगा, जिससे एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपना दूसरे के फ़ायदे के लिए जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, और अगर आप उससे फ़ायदा लेने जाते हैं तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करें, लोगों में कंट्रीब्यूशन की नीयत से लोगों से मिलें, बात करें, उससे क्या होगा, लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे। मतलब तो मैं जॉब सीकर की बात करूँ तो मैंने एक ट्रबल से गुजरा, मैंने उसको पहले लिखा, देन आई स्टार्टेड टू शेयर। जो भी जॉब सीकर आता था वो मेरे से मदद मांगता था, नहीं मांगता था, मैं उसको लिखा हुआ पहले ही भेज देता था कि भाई ये 31-32 पॉइंट है, इसमें आपको ज़रूर जो है ना वो कर लेना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि जब आप कंट्रीब्यूशन से जाते हैं तो लोग फिर आपको एसोसिएट, क्योंकि आप दूसरे के प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन रहे होते हैं, फिर वो एक की आप हेल्प करते हैं, या एक को आप की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 4 और को बताएगा, फिर वो 4 और को बताएगा। इससे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। जितना आप कंट्रीब्यूशन करते जाएंगे उतना आपकी क्रेडिबिलिटी में, आपके ट्रस्ट में, एक आपके इवन विजिबिलिटी में भी इजाफा होगा, और इसी तरह से फिर आप जो है ना वो आगे आप ऑटोमेटिकली आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। कोई भी दूसरा बंदा भी आपको बुलाएगा कि भाई अच्छा आप आएँ और यहाँ पे लोगों को हेल्प कर दें। मिसाल तो मैं आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देयर कैन बी ए चांसेस कि मेरी जो आज 10 लोग मुझे नहीं जानते वो जाना शुरू करेंगे, बट द बैक एंड जो इसमें ये है कि मैं आई कंट्रीब्यूटेड, एंड देन शायद मुझे किसी ने इन्वाइट किया कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और लोगों को बताएँ, एंड सेम गोज़ फॉर नेटवर्किंग। तो बस प्रिंसिपल ये है कि आप लोगों से मिलें और उसमें देखें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और सर लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो बच्चे जो अपने ख्वाब में ज़्यादा सारा पैसा कमाने के लिए यूएई जाना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस है आपकी? एडवाइस सिंपल सी है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्वालिफिकेशन पे मुझे हमेशा में लगता है कि जो आप करंट कर रहे हैं ना उसको बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और ख़ुद से आपको सक्सेस आपको मिल जाएगी। अभी आप बच्चे अगर हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली काम सीखना चाहिए, क्वालिफिकेशन पे ज़ोर देना चाहिए। अपने लाइफ में कुछ मेंटोर ज़रूर रखें जैसे आप गाइडेंस ले रहे हों, और मुझे यूँ लगता है कि आप कुछ ना कुछ मेंटी भी रखें
कि आप जो सीख रहे हैं सीनियर के साथ उसको आप सिखा भी रहे हो। ये एक जैसे होता है ना कि पानी एक जगह खड़ा हो जाता है गंदा हो जाता है, तो हमें मुझे लगता है कि नॉलेज भी ऐसी है, जो आप गेन कर रहे हैं ट्राई करें कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे पीछे हैं और उनको आप गाइड करते जाएं। ये अप्रोच से जाएंगे मेंटी मेंटोर और अपने करंट काम पे फोकस करते हुए बेस्ट उसमें बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना वो सबसे एक जो लास्ट मैं एक नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट फॉर एवरीवन मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार देखो आपने जो ज़िंदगी में अचीव किया ना, और इसलिए मैं शायद पॉडकास्ट वालों को आई लव पॉडकास्ट पीपल जो कि लोग रिगार्ड करते हैं, द रीज़न बिहाइंड इज कि मुझे वो एक्सपीरियंस बेसिकली लोगों का रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि यार जिस स्टेज पे भी हैं आपको पास पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, आप कम अज़ कम जो आपके अभी तक के ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं ना उसको 5-6 मिनट की वीडियो बनाएं और उसको अपने सोशल मीडिया पे लगाएं। एटलीस्ट आपके साथ बहुत से ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो हमारे गांव के लोग और वो सारे लोग वहाँ पे होंगे, तो इसी तरह से आपके साथ एक जो आपके करीबी लोग हैं और बहुत से आपके लोग हैं जो कि आपसे एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं, वो आपकी एक्सपीरियंस से सीखेंगे और वो अपना करियर या अपनी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ आप अभी तक हैं। तो आप कम अज़ कम कोशिश करें, जो मुझे लगता है कि सबसे ईजीएस्ट और फ्री सदका है ना वो है कि आप अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करें और उसको सोशल मीडिया पे लगाएं ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू। मैंने तो नफर भाई से ये सीखा कि नेक नियति, नेटवर्किंग और लोगों को हेल्प करना, ये सोच के कि उनका फ़ायदा हो जाए, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।